नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है देश तक का। आज हिंदुस्तान की जमीन पर राफेल की एंट्री होगी। कैसे आसमान के बाहुबली का स्वागत हुआ आपको बताएंगे। इसके अलावा बात होगी राम मंदिर के भूमि पूजन की, जहां मेहमानों की लिस्ट तैयार है। लेकिन 7 बजे की खबरों की शुरुआत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत की खबर में चल रहे कानूनी दावपेच के साथ। कल रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे लेकर अब रिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुशांत सिंह राजपूत केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। रिया चक्रवर्ती ने अदालत से गुहार लगाई है कि केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर किया जाए। उनका कहना है कि अगर जांच मुंबई में होनी है तो केस यहीं पर चलना चाहिए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह का आरोप है कि मुंबई पुलिस केस की सही ढंग से जांच नहीं कर पा रही। वो बार बार बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम लेने का दबाव बना रही है, इसीलिए केस पटना में दर्ज कराना पड़ा है। मुंबई पुलिस फैमिली पे प्रेशर डाल रही थी कि आप बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का नाम दें, उनको इन्वॉल्व करें। तो जब फैमिली ने देखा कि ये तो बिल्कुल ही डायरेक्शन डिफरेंट आ रहा है, तब लगा कि अब कोई उपाय नहीं बचता है। और चूंकि पटना में कॉज ऑफ एक्शन था, पटना में उसके पिता रहते हैं प्लस कॉज ऑफ एक्शन था, इसलिए ये डिसाइड हुआ। पटना के राजीव नगर थाने में केस दर्ज होने के बाद पटना पुलिस मुंबई पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस ने सुशांत की बहन मीतू सिंह का भी वर्सोवा में बयान दर्ज किया है। माना जा रहा है कि सुशांत और रिया के रिश्तों पर उनकी बहन अहम जानकारी दे सकती है। इससे पहले पटना पुलिस की टीम मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची और सुशांत केस से जुड़ी जांच की जानकारी ली। पटना पुलिस का कहना है कि मुंबई पुलिस जांच में उनकी पूरी मदद कर रही है। सुशांत के बैंक खातों से जो लेन देन रिया ने किया है, उसकी भी पूरी जांच की जा रही है। जो एविडेंस जो होता है रिगार्डिंग जो बैंक अकाउंट वगैरह है, उस पर काम करेंगे। राइट, सब कुछ लीगली होगा और बिल्कुल ग्राउंड बेस पर होगा। और फिर जो एविडेंस मिलेगा फिर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में रिया की एंट्री से अभिनेत्री अंकिता लोखंडे का नाम आता था। रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अंकिता ने ट्वीट में लिखा कि सत्य की जीत होगी। हालांकि जब आज तक की टीम उनसे बातचीत करने पहुंची तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। और हम लगातार अंकिता लोखंडे से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ घंटों पहले ही अंकिता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, ट्रूथ विन। तो क्या ये एक सुशांत के केस पर कुछ उनकी राय दी है उन्होंने कहा है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि एफआईआर में जो कुछ भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कि ये आरोप बिल्कुल सही है। रिया चक्रवर्ती पर जो भी आरोप लगाया गया, रिया चक्रवर्ती से इसका संबंध रहा है पहले से और वो फ्रॉड करने का काम किया। रिया चक्रवर्ती इसके अकाउंट के साथ धोखाधड़ी किया है, इसको कहीं न कहीं बरगलाने का काम किया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को मुंबई के अपने फ्लैट में पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया था। तब से मुंबई पुलिस अब तक करीब 38 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें यशराज बैनर के आदित्य चोपड़ा और करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ समेत प्रोड्यूसर महेश भट्ट और संजय लीला भंसाली जैसे दिग्गज शामिल हैं। मुंबई से देवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो जरा विस्तार से आपको बताते हैं कि इस मामले में चल क्या क्या रहा है। असल में पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी कुछ कंपनियों का भी जिक्र आने लगा है। बताया जाने लगा है कि सुशांत सिंह राजपूत उन कंपनियों में डायरेक्टर थे, निदेशक थे। ये पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से आपके सामने हम रख देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत किन किन कंपनियों में डायरेक्टर थे, किन कंपनियों में निदेशक थे, ये मामले क्या हैं, वो जरा आपको बड़ी स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। पहली कंपनी अप्रैल 2018 में बनी, जिसके निदेशक थे सुशांत राजपूत। दूसरी कंपनी सितंबर 2019 में, जिसके निदेशक थे रिया, भाई शौविक और सुशांत सिंह राजपूत। और फिर तीसरी कंपनी जनवरी 2020 में बनी, जिसके निदेशक रिया के भाई शौविक थे और सुशांत सिंह राजपूत थे। इसका नाम था फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड। सुशांत सिंह के परिवार का यह आरोप है कि बड़ी रकम सुशांत सिंह से हड़प ली गई, उनके खातों से अपनी तरफ ट्रांसफर कर ली गई। इसलिए उन्हें इस पूरे मामले में फाउल प्ले का शक है। रिया चक्रवर्ती, जिनका संबंध था सुशांत सिंह राजपूत के साथ,
उन पर संदेह है, लिहाजा उन्होंने पटना में एफआईआर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कल दर्ज कराई, जिसके बाद अब जांच की आंच मुंबई तक पहुंचने लगी, जब बिहार की पुलिस ने मुंबई में दरवाजा खटखटाना शुरू किया रिया चक्रवर्ती के घर का। उसके बाद रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंची। यह पूरा घटनाक्रम हुआ। पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर के खिलाफ रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कहते हो कि 2 जगह जांच होने से परेशानी है उनको, लिहाजा मामले को पूरी तरह से मुंबई शिफ्ट हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए। धोखाधड़ी समेत कई मामले उन पर केस किया गया है। अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उन्होंने अधिकारियों के साथ इस मामले में बैठक की है। यानी कि अब यह पूरा मामला एक तरीके से राजनीतिक रंग भी ले चुका है। चिराग पासवान ने कल ही जांच को लेकर उद्धव ठाकरे से बात की थी और एक बड़ा तबका है इस मामले में जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच करने की मांग लगातार कर रहा है। हमारे साथ साहिल जोशी आ गए इस वक्त मुंबई से लाइव, सीधे उनके पास चलते हैं। साहिल, क्या चल रहा है इस मामले में अब? देखिए, इस पे अभी 3 अलग अलग चीजें हो रही है। एक तो ये कि मुंबई पुलिस ने आखिरी स्टेटमेंट, हालांकि आखिरी नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसके बाद वो करण जौहर का स्टेटमेंट करने वाली थी, तो करण जौहर की जो कंपनी है धर्मा प्रोडक्शन, उसकी जो सीईओ है उनका स्टेटमेंट कल ही उन्होंने खत्म किया था कि बिहार पुलिस का एफआईआर सामने आया। उसी बीच बिहार पुलिस अब मुंबई पहुंची। मुंबई पुलिस के डीसीपी जो है क्राइम ब्रांच के, उनको उन्होंने मिलने की कोशिश की लेकिन उनसे मुलाकात उनकी हो नहीं पाई, वो उनको नहीं मिले। उसके बाद बिहार पुलिस के लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन मुंबई में रहती है उनसे उन्होंने पूछताछ की, उनका स्टेटमेंट उन्होंने लिया हुआ है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो आरोप दरअसल सुशांत के पिता लगा रहे हैं, उसकी वो जांच करेंगे। उसके लिए उन्हें बैंक से कुछ डिटेल्स चाहिए होंगे तो वो निकालने की कोशिश करेंगे। जाहिर तौर पर उनको बैंक को लिखना होगा और वहां से ये डिटेल मंगवाने पड़ेंगे। इसी बीच रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अब गुहार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और वो एक्सेप्ट भी हुई है कि हालांकि उसका हियरिंग की डेट अभी तक क्लियर नहीं हुई है, जो माना जा रहा है कि कल तक पता चल पाएगा उसके बारे में। लेकिन उनकी ये मांग है कि चूंकि मामला यहां पर घटा है, पहले ही सेक्शन 174 के तहत यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल करके उस पर पहले से ही जांच चल रही है, उसके पीछे के कारण ढूंढने की जांच पहले ही मुंबई पुलिस कर रही है। इसी बीच दूसरा एफआईआर इस तरीके से फाइल होना, वो भी किसी दूसरे राज्य में, तो ये ठीक नहीं है कानून के हिसाब से। तो वो पूरा जो मामला है वो मुंबई पुलिस के पास शिफ्ट किया जाए, इस तरीके की याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। याद रखिए, पहले रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पे डाला था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब वो चाहती है कि जांच जो है वो मुंबई में हो, वो मुंबई पुलिस करे या कौन करे वो बात की बात है, लेकिन जांच जो है एक ही मामले पर 2 अलग अलग पुलिस राज्यों की पुलिस जांच नहीं कर सकती। ये कहकर उन्होंने दलील की है सुप्रीम कोर्ट से कि मामला यहां पर किया जाए। वापस आएंगे साहिल आपके की पास, बात हमने इस पर और बात करेंगे थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा रोकते हुए आपको एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि सीबीआई जांच की मांग जोर कैसे पकड़ रही है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी अब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उठा दी है। हालांकि महाराष्ट्र की सरकार अब तक सीबीआई जांच के नाम पर खामोश है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मिस्ट्री केस में एक तरफ मुंबई पुलिस जांच कर रही है तो दूसरी तरफ पटना पुलिस। लेकिन अब इस केस की सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जी के परिवार को और उनको जो है न्याय मिले। बिहार की आम जनता या युवाओं के कहने से ये केस सीबीआई को नहीं जाएगा। जरूरी है कि बिहार सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे। हालांकि जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से सीबीआई जांच के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अफसरों के साथ बैठक में इस मामले पर चर्चा करेंगे। बॉलीवुड में काम कर चुके कई अभिनेता भी इस केस की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करते आए हैं। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे एंगल्स हैं जिसका जवाब आना जरूरी है। पुलिस से अगर आपका भरोसा उठ जाता है तो फिर समाज में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि मुंबई पुलिस इसकी बहुत तफसील से तफ्तीश करे। अब देखना है कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच पर क्या फैसला लेती है। पटना से सुजीत झा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। फ्रांस से उड़ी राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार साहिल जोशी के पास वापस चल रहे हैं। अमूमन साहिल, ऐसा देखा जाता है जिन मामलों को लेकर ज्यादा तनाव होता है
सरकारें उसमें ज्यादा हीला हवाली नहीं करती सीबीआई को देने में। इस मामले में ऐसा क्या है जो महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश से रोक रहा है? साहिल, मेरी आवाज आ रही है आप तक? साहिल जोशी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है लगता है। बहरहाल रुक करते हैं अगली खबर का। फ्रांस से उड़ी राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप आज दोपहर अंबाला एयरबेस पर लैंड कर गई। राफेल के आने से हिंदुस्तान की वायुसेना को जिस मारक शक्ति की जरूरत थी वो पूरी होने की शुरुआत हो गई है। हिंदुस्तान की सरजमी पर राफेल के टच डाउन के साथ ही पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के दुश्मनों को हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का पैगाम भी दोनों ने दे दिया। Welcome to the Indian Ocean. मैं राष्ट्र रक्षा जैसा न तो कोई पुण्य देखता हूँ, न राष्ट्र रक्षा जैसा कोई व्रत और न ही राष्ट्र रक्षा जैसा कोई यज्ञ। जिस ताकत का हिंदुस्तान को बरसों से इंतजार था, वो जब हाथ आई तो गौरव और उपलब्धि के एहसास ने हिंदुस्तानियों की रग रग को झकझोर कर रख दिया। 29 जुलाई 2020 की तारीख देश की आसमानी ताकत के लिए ऐतिहासिक है। दोपहर करीब 2:15 बजे राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप गर्जना के साथ अंबाला एयरबेस पर लैंड कर गई। 2 दिनों में 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके ये नायाब मशीन फ्रांस से हिंदुस्तान पहुंच गई। सुपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ने वाले राफेल विमानों ने यह सफर 2 हिस्सों में सिर्फ 9 घंटे में पूरा किया। राफेल विमानों के भारत पहुंचने का क्या मतलब है, ये जताने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देर नहीं लगाई। अगर भारतीय वायुसेना की इस ताकत से किसी को डरने की जरूरत है तो ये वो लोग हैं जो हमारी संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बनना चाहते हैं। अंबाला एयरबेस पर टचडाउन के बाद वाटर सैल्यूट की रस्म भी निभाई गई। हिंदुस्तान की धरती छूने पर राफेल का पहला स्वागत पानी की धार छोड़कर किया गया। इससे पहले दोपहर करीब 1:15 पर राफेल का बेड़ा हिंद महासागर में भारतीय एयर स्पेस में पहुंचा तो उनकी सुरक्षा के लिए नौसैनिक जहाज आईएनएस कोलकाता पहले से ही तैनात है। राफेल बेड़े और आईएनएस कोलकाता के बीच क्या-क्या बातचीत हुई, सुनिए। Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landing. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. लंबी उठापटक और सियासत के बीच 5 राफेल विमान भारत तो पहुंच गए, लेकिन इन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल करने की औपचारिकता भी बाकी है। जल्द ही एक शानदार आयोजन में ये रस्म भी पूरी कर दी जाएगी। अंबाला से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत का श्लोक ट्वीट करके राफेल का स्वागत किया। राष्ट्र रक्षा समम पुण्य, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैवच नैवच। यानी मैं राष्ट्र रक्षा जैसा न तो कोई पुण्य देखता हूँ, न राष्ट्र रक्षा जैसा कोई व्रत और न ही राष्ट्र रक्षा जैसा कोई यज्ञ। और आज कैसे कैसे भारत पहुंचा है राफेल, आपको जरा उसकी टाइमलाइन भी दिखा देते हैं। देखिए, दोपहर 2:51 पर आगरा के आसमान की तस्वीर और उसके बाद दोपहर 3:08 पर अंबाला के आसमान में
राफेल की ये तस्वीर आपके सामने है। इसके बाद दोपहर 3:10 पर शानदार लैंडिंग हुई राफेल की और दोपहर 3:12 पर राफेल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद वाटर सैल्यूट राफेल को दिया गया। ये देखिए तस्वीरें, दोपहर 3:45 वाटर सैल्यूट के जरिए राफेल का स्वागत किया गया, जिसमें दोनों तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फव्वारे छोड़ती हैं और स्वागत किया जाता है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक के एक एक चरण के दिशा निर्देश आने लगे हैं। तो अनलॉक 3 की गाइडलाइंस आ गई हैं। अनलॉक 3 की नई गाइडलाइंस में नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है, यानी कि अभी तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जो आवाजाही पर प्रतिबंध था वो हटा दिया गया है। 5 अगस्त से ये नाइट कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। अब से एक हफ्ते के बाद से ये गाइडलाइंस लागू होंगी और अनलॉक 3 में 5 अगस्त से जिम खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इसको लेकर एक तरीके से मांग सोशल मीडिया पर आंदोलन के जरिए उठाई गई थी कि कम से कम जिम खोलने की इजाजत दी जानी चाहिए। तो जिम खोलने की इजाजत 5 अगस्त से, माफ कीजिए, ये 1 अगस्त से गाइडलाइन जारी होंगी, यानी कि अब से 2 दिन के बाद से ये गाइडलाइन जारी हो जाएंगी। नाइट कर्फ्यू यानी कि रात का जो आवागमन प्रतिबंधित था वो 1 अगस्त से खुल जाएगा। रात 9 से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू था, उसे हटा लिया गया है। अब 1 अगस्त से रात में भी आवागमन को मंजूरी मिल जाएगी। जिम खोलने की इजाजत 5 अगस्त से होगी, यानी कि 1 हफ्ते के बाद से। अनलॉक 3 के लिए ये नए दिशा निर्देश हैं। हालांकि चिंता की स्थिति इस समय देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए, उसके बावजूद जो बात सरकार की तरफ से बार बार कही गई कि जिंदगी को पटरी पर लाना भी आवश्यक है, इस समय जब अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी हुई हैं, 29 जुलाई को मामले कोरोना वायरस के 15 लाख से ऊपर और स्कूल कॉलेज अभी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे, ये फैसला कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज फिलहाल नहीं खोले जाएंगे, 1 महीना और स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस ज्यादातर जगह चल रही हैं, उसको मंजूरी रहेगी। मेट्रो रेल और सिनेमा घर पर पाबंदी अभी जारी रहेगी। मेट्रो रेल फिलहाल नहीं चलेगी, सिनेमा घर अभी नहीं खुलेंगे। मास्क लगाना अब भी जरूरी होगा। अनलॉक 3 की गाइडलाइंस के तहत भी मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क के नियम जस के तस रहेंगे। 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, नहीं खोले जाएंगे। फिलहाल मेट्रो नहीं चलेंगी, फिलहाल सिनेमा घर नहीं खोले जाएंगे, लेकिन रात का कर्फ्यू 1 अगस्त से हट जाएगा। रात 9 से 5 जो आवागमन बंद कर दिया गया था वो अब खोल दिया गया है। तो एक बड़ी राहत अनलॉक 3 में, नाइट कर्फ्यू हटेगा। स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे 31 अगस्त तक, यानी कि 1 महीना और स्कूल कॉलेज बंद रखे जाएंगे। जिम खुल जाएंगे अनलॉक 3 में, लेकिन मेट्रो ट्रेन पर रोक लगेगी, अभी रोक जारी रहेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सिनेमा घर पर भी फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी। तो ये अनलॉक 3 की नई गाइडलाइंस हैं, जिसमें स्कूल कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे, लेकिन रात का कर्फ्यू फिलहाल हटा दिया गया है। 1 अगस्त से रात का कर्फ्यू हट जाएगा, आना जाना सरल हो जाएगा 1 अगस्त से। सिनेमा घर बंद रहेंगे, मेट्रो ट्रेन बंद रहेगी, स्कूल कॉलेज अभी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। जितेंद्र बहादुर हमारे सहयोगी और जानकारी लेकर हमारे साथ आ गए हैं इसी बात मामले में। जितेंद्र, विस्तार से बताइए क्या कहा गया अनलॉक 3 की गाइडलाइंस पे? देखिए रोहित, अनलॉक 3 गाइडलाइन में मुख्य तौर पर जो पहले कंटेनमेंट जोन थे उसको लेकर के ये कहा गया है कि राज्य सरकार इसमें डिसाइड करेंगी कि कंटेनमेंट जोन के बाहर किस तरीके से कदम उठाने हैं। इसके अलावा इसमें ये भी जानकारी दी गई है कि योगा इंस्टीट्यूट और जो जिम है उनको खोला जाएगा और इसके लिए 5 अगस्त से इसमें शुरुआत की जा सकती है और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अलग तरीके का एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया जाएगा, उसको जानकारी दी जाएगी। अनलॉक 3 की जो गाइडलाइन है इसमें ये भी जानकारी दी गई है रोहित की
जो इंडिपेंडेंस का जो सेलिब्रेशन होगा 15 अगस्त के लिए, उसके लिए पहले से ही गृह मंत्रालय ने ये कहा था कि राज्य सरकारें जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसमें ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगी। और इस गाइडलाइन में भी ये जारी की गई है कि हर एक व्यक्ति प्रोटोकॉल को पालन करते हुए मास्क पहन करके इसमें शामिल हो सकता है, ऐसी जानकारी दी गई है। इसके अलावा मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स और इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार्स, ये सब भी अभी भी बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेजेस को लेकर के भी इस गाइडलाइन में विस्तृत जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत की गई थी उसमें जो बातें निकल करके आई हैं उसमें डिसाइड किया गया है कि स्कूल, कॉलेज और इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अभी 31 अगस्त तक बंद रखा जाए। यानी कि कोरोना संक्रमण जिस तरीके से तेजी से फैल रहा है उन तमाम चीजों को ध्यान देते हुए ये अनलॉक 3 में भी कुछ चीजें खोली जा रही हैं और कुछ चीजों के लिए रिस्ट्रिक्शंस अभी भी जहां पर जारी किए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि स्कूल, कॉलेजेस अभी नहीं खोले जाएंगे, मेट्रो रेल जो है उसको अभी नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा सिनेमा हॉल्स के बारे में हालांकि बहुत सारे एसोसिएशन ने IND मिनिस्ट्री से मांग की थी कि सिनेमा हॉल्स को खोला जाए, लेकिन अभी गृह मंत्रालय की जो अनलॉक 3 की जो गाइडलाइन है उसमें ये कहा जा रहा है कि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स और एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ये सभी अभी नहीं खोले जाने चाहिए। इसके लिए बाद में डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से कदम उठाने हैं और इसके लिए अलग से गाइडलाइन आ सकती है, गृह मंत्रालय इस पर जानकारी दे सकता है। तो इस तरीके की जानकारी दी गई है और खास तौर से ये कहा गया है कि राज्य सरकार जो है कंटेनमेंट जोन को लेकर के अभी ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र बहादुर, फिलहाल जानकारी देने के लिए। जितेंद्र बहादुर सिंह अनलॉक 3 की गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दे रहे थे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने CBI जांच कराने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कल ही उद्धव ठाकरे से बात की थी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनसे इस बारे में निवेदन किया था कि इस मामले को CBI को सौंपा जाना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने इनकार कर दिया है। सुशांत केस में CBI जांच की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का यह बयान है। इसके पहले भी महाराष्ट्र सरकार इस मामले में CBI जांच की मांग को ठुकरा चुकी है और एक बार फिर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि इस मामले में CBI जांच की जरूरत नहीं है।